नमस्कार, स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। कभी कभी ज़रूरी हो जाता है इतिहास के पन्नों को पलटना, क्योंकि बीते दौर में क्या कुछ हुआ उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये आगे के लिए बहुत काम आता है। तो आज हम इतिहास के पन्नों को पलटने वाले हैं और बात पाकिस्तान के ऐसे प्रांत की करने वाले हैं जो हाल के दिनों में बड़ा चर्चा में आया है। जी हाँ, बात हो रही है बलूचिस्तान की और बीएलए की। लेकिन बलूचिस्तान कब बना बलूचिस्तान, उसके पहले क्या था, उसका इतिहास क्या था, और भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तब बलूचिस्तान कैसा था, कौन चाहता था कि बलूचिस्तान उसके हिस्से में आए, कौन नहीं चाहता था, पूरी कहानी आज बलूचिस्तान द इनसाइड स्टोरी में मेरे सहयोगी, मेरे साथ अंकुर जी वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। उनसे समझते हैं बलूचिस्तान की इनसाइड स्टोरी। थैंक यू पुनीत, आपने मौका दिया फिर से बलूचिस्तान को समझने का। बेसिकली पिछले काफ़ी समय से जो बम धमाके हुए उसके बाद जितने भी हम यूट्यूब्स पे कंटेंट कंज्यूमर हैं वो ये देखते हैं कि एक्चुअल इसके पीछे क्या है, डीप इनसाइड क्या है। तो मुझे लगता है कि आज हम कुछ डीप इनसाइड की बात करेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअली बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है भी या नहीं, या फिर ये सिर्फ इंडिपेंडेंट एक नेशन था जिस पे इन्वेड कर दिया गया। गजनवी जब आया, जब गजनवी के घोड़े जब आए, जब सिकंदर आया और जब अंग्रेज आए तो तब क्या था, और क्या जो सिख हमारा समुदाय है, जो हिंदू हैं, क्या वो बलूचिस्तान का कभी हिस्सा रहे? क्या ग्वादर पोर्ट के पास हिंदुओं का कोई मोहल्ला था? क्या जो सिख थे वो बलूचिस्तान की जो कल्चर थी उसका हिस्सा थे? तो क्या डूरंड लाइन जो पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान को अलहदा करती है, क्या वाकई में वो एग्जिस्ट करती थी? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं, मुझे लगता है, जो हमें जानने चाहिए। जानने इसलिए भी चाहिए क्योंकि अब ये कह के काम नहीं चलेगा कि पाकिस्तान बलूचिस्तान हो या कश्मीर हो, क्या फ़र्क पड़ता है, पहाड़ है, पठार है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पानी है नहीं। तो ऐसे ऐसे मुल्क की, ऐसे राज्य की बात करके क्या मिलेगा। लेकिन आपने भी देखा कि पिछले कुछ दिनों में जहाँ पहाड़ है, जहाँ रेगिस्तान है, वहीं तेल निकलता है और वहीं लिथियम निकलता है। तो कल किस इलाके में क्या होगा किसी को नहीं मालूम। हो सकता है कि बलूचिस्तान जैसे मुल्क में या हिस्से में लिथियम आयन के इतने बड़ा भंडार हो कि वो तेल से भी ज़्यादा कीमती हो। तो मुझे लगा हमें इतिहास जानना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए, और उससे हमें सीख भी मिलती है कि आने वाला जो हमारा भविष्य है वो कैसा होगा। बिल्कुल सही बात है। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले क्या बंटवारे से शुरू करें, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौर से शुरुआत करें इसकी? जी हाँ, मोटा मोटी तो आप वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। जब 1948-47 में भारत आज़ाद हुआ तो उसी समय 1948 में, यानी कि पाकिस्तान को इतना भी सब्र नहीं हुआ कि अभी अभी मुल्क तकसीम हुआ है, इतने लाखों मिलियंस हिंदू सिख मुसलमान सब मारे गए हैं, तो थोड़ा सब्र कर लेता, सोच लेता कि अभी ये वक्त जो है उन लड़ाइयों का नहीं है। लेकिन 1948 में उसने सबसे पहले कश्मीर में हमला किया, फिर उसमें 1948 में ही उसने बलूचिस्तान पे हमला कर दिया और बलूचिस्तान को कहा कि आप कोई इंडिपेंडेंट नेशन नहीं है, आप हमारा हिस्सा है। जो लोग समझना चाहेंगे बलूचिस्तान को यूँ भी समझे कि जब अंग्रेज आए थे, जब अंग्रेज़ों ने लड़ाई लड़ी थी बलूचिस्तान की, यानी कि उसको अपने प्रोविंस का हिस्सा बनाया था, लेकिन जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन्होंने बलूचिस्तान का कुछ खास जिक्र नहीं किया था। जबकि बलूचिस्तान के जो पुराने लोग थे, जो खान और कलात के कुछ वंशज थे या कुछ बलूच ट्राइब के लीडर थे, वो चाहते थे कि हमारे मुस्तकबिल का फैसला भी हो। लेकिन जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने कुछ खास लिखा पढ़ी नहीं की, और यही वजह है कि बलूचिस्तान इस उलझन में रह गया कि मुझे पाकिस्तान के साथ जाना है या मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, मेरा क्या होगा। तो कुल मिला के 1948 में पहली जंग हुई, यानी कि पाकिस्तान की जो पंजाबी आर्मी थी, मैं उसे पंजाबी बोल रहा हूँ क्योंकि वो एथनिकली पंजाबी थी, वो पंजाबी आर्मी ने बलूचिस्तान गई और वहाँ पे एक तरह से उसको कब्जे में कर लिया।
तो ये तो बलूचिस्तान की बात हो गई, लेकिन कुछ बातें और होती हैं, और वो बातें होती हैं 1947-48 में मोहम्मद अली जिन्ना की बात होती है बलूचिस्तान को लेकर। तब कलात कहलाता था ये। बात पंडित नेहरू की भी होती है, उनकी भूमिकाओं की भी होती है। कुछ खबरें यहाँ तक आती हैं कि पंडित नेहरू ने बलूचिस्तान को जानबूझकर हिंदुस्तान में शामिल नहीं किया। इसकी सत्यता क्या है, इसके तथ्य क्या हैं, और क्या जिन्ना नहीं चाहते थे कि बलूचिस्तान या कलात जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, क्योंकि 44% हिस्सा है ये पाकिस्तान का। 1947 में जिस बलूचिस्तान का आप जिक्र कर रहे हैं, इसका नाम उस समय कलात था। तो उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया था जैसे ही 1947 में इंडिया और पाकिस्तान तकसीम हुए। तो उसी समय कलात में प्रिंस अब्दुल करीम उनके एक नेता थे, जो खान ऑफ कलात जिसे बोलते हैं, उस ख़ानदान के वो लीनियज थी उनकी। तो उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया था। तो इंडिपेंडेंस का ऐलान करने के बाद जिन्ना को ये बात पता चली कि बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा, जिसको कलात भी कहते हैं, उसने अपनी आज़ादी का फैसला सुना दिया है। तो जैसे ही ये खबर जिन्ना तक पहुंची, तो जिन्ना ने सबसे पहले उन्हें एक चिट्ठी लिखी जिसमें ये कहा गया कि आप अभी तक एक इंडिपेंडेंट रियासत हो सकती है, लेकिन अब आप पाकिस्तान का हिस्सा हैं, क्योंकि आपका जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के हवाले आया है। तो आप खुद को पाकिस्तान एज ए स्टेट का हिस्सा बनाएं, और जो भी आपके मफादात हैं, जो भी आपके हित हैं, जो भी इंटरेस्ट है, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये पहली जब चिट्ठी लिखी गई, तो जो अब्दुल करीम थे, जो प्रिंस थे, उन्होंने इस चिट्ठी का कोई भाव नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम तो सदियों से आज़ाद हैं, और हमारा जो अंग्रेज़ों के साथ जो समझौता हुआ था वो भी ये हुआ था कि हम एज ए इंडिपेंडेंट रियासत रहेंगे। तो उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। उसके बाद 1948 में पाकिस्तान जो है वो अपनी फ़ौज वहाँ पे भेजता है, और पूरे बलूचिस्तान के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उन पर जबर करता है, यानी कि उस पर उनके साथ कुछ भी जो भी है, कुछ काफ़ी लोग मारे भी जाते हैं जिसका कोई अकाउंट नहीं है हिस्ट्री में, और बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर कर देता है। जब पाकिस्तान की फ़ौज बलूचिस्तान क्वेटा से आगे बढ़ती है, तो ठीक उसी वक्त जो बलूचिस्तान के नेता हैं वो इंडिया से गुहार लगाते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, हम आज़ाद होना चाहते हैं। लेकिन उस समय जो पंडित नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो फैसला नहीं ले पाते, क्योंकि उनके सामने एक मसला कश्मीर का भी था, एक मसला बलूचिस्तान का भी सामने आया, और उस समय भारत में भी काफ़ी आज़ाद रियासतें थी, जिसमें हैदराबाद भी था, जूनागढ़ भी था। जूनागढ़ तो लगभग पाकिस्तान जाने की तैयारी में था कि जूनागढ़ को भी पाकिस्तान में मिला दिया जाए, हैदराबाद को भी पाकिस्तान में मिला दिया जाए। तो उस समय नेहरू ने टिप्पणी की कि बलूचिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, ये इतनी दूर है कि हमें उसे आज़ाद कराना या भारत का हिस्सा बनाना हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा। बलूचिस्तान के बारे में यही जो आप कह रहे थे, ये जिक्र भी निकल कर आता है कि जैसे हिंदुस्तान का हैदराबाद, वैसे ही पाकिस्तान का बलूचिस्तान। बिल्कुल सेम ये बात है, और ये भी एक आर्गुमेंट चलता है हिस्ट्री में कि अगर प्रधानमंत्री नेहरू की बजाय पटेल को ये आज़ादी दी जाती, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि सरदार पटेल ने ही जितनी भी रियासतें थी उनको भारत का यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बनाया। बिल्कुल। तो अगर बलूचिस्तान का मसला भी पटेल को दिया जाता, देखिए मैं काफ़ी एक अलग सी बात कर रहा हूँ कि अगर बलूचिस्तान का मसला भी नेहरू पटेल को देते कि देखिए बलूचिस्तान का हम क्या कर सकते हैं, तो शायद वो जीते जी अपना कुछ उस पर फैसला लेते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बलूचिस्तान अलग थलग रहा। 1948 के बाद पाकिस्तान में जब पहली बार मार्शल लॉ लगा, तो 1958 में दोबारा पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पे जाती है बलूचिस्तान में, और वही सैन्य ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन करती है, और बलूचिस्तान की जो आज़ादी की जितनी भी अरमान थे, जितनी भी उम्मीदें थी, सबको कुचल देती है। तो ठीक 10 सालों के भीतर 2 बार बलूचिस्तान में पाकिस्तान फ़ौज के मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं।
पाकिस्तान जब बना था 47 में, तब ये कहा गया कि जैसे हिंदुस्तान है वैसे ही पाकिस्तान में धर्म आधारित कोई भेदभाव नहीं होगा, संस्कृति, धर्म, लिंग आधारित कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को बराबर के हक हुकूक मिलेंगे। ये भी कहा गया, जब बलूचिस्तान को शामिल किया गया था तब ये भी कहा गया कि आपको हम शामिल कर रहे हैं, आप हमारा हिस्सा ज़रूर रहेंगे, लेकिन आपके आंतरिक मसलों पर हम कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा हो न सका, हम देख रहे हैं बाद में तो तस्वीर चीज़ें। देखिए, बार बार ये जो पाकिस्तान को लेके बात कही जाती है कि जिन्ना ने ये कहा था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको ये हक, उनके जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं उनके भी हक जो है सेफ रहेंगे। ये उनका एक 14 अगस्त का एक स्पीच है, उसको लेके बात कही जाती है। तो अब लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि क्या जिन्ना सेकुलर थे? क्या जिन्ना सभी को सबके अधिकार देना चाहते थे? क्या माइनॉरिटीज़ के प्रति उनके मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर था? इसका जवाब ये है, अगर आप काफ़ी लोगों ने बुक्स भी लिखी है, एक तो के अजीज़ की किताब है मर्डर ऑफ हिस्ट्री, वो पढ़ेंगे। दूसरी एक किताब डॉक्टर इश्तियाक अहमद हैं, पाकिस्तान के हिस्टोरियन हैं, जो स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं, लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं। उन्होंने जिन्ना पे अपनी पूरी किताबें लिखी हैं, तो जिसमें उन्होंने बताया है, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूँ, कि जिन्ना के एक स्पीच को लेके ये सोचना कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के जो हक हैं, जो हुकूक हैं, वो सेफ़ रहेंगे, वो आप गलत फहमी में हैं। जिन्ना ने कई कंट्रोवर्शियल बातें की और जिन्ना खुद कंफ्यूज थे कि पाकिस्तान जब हम बनाना है तो कैसा बनाना है, उस पर कोई ज़्यादा उनकी रिसर्च नहीं थी। वो उन्हें मिला, जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे पंजाब के या बलूचिस्तान के सरदार कह सकते हैं, या पंजाब के जो बड़े बड़े वडेरे कह सकते हैं, उनको ये भरोसा दिया गया कि आपकी जो ज़मीन है बड़ी बड़ी वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगी। अगर आप इंडिया का हिस्सा बनेंगे तो इंडिया में चूँकि नेहरू जो हैं वो सोशलिस्ट मॉडल लेके आएंगे, जैसा कि 1924 के जो कांग्रेस के अधिवेशन में भी कांग्रेस ने ये बात कही थी कि हम सोशलिस्ट मॉडल अपनाएंगे जो रूस अपनाता है। तो उनको ये डर था, पंजाब के जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, कि अगर हम कांग्रेस के साथ चले गए, यानी कि ज़्यादातर उसमें मुसलमान भी थे, मुसलमान ही थे, अगर हम कांग्रेस के साथ ही रहे, पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, तो हो सकता है हमारी ज़मीनें चली जाएं। तो जो मॉडल उन्होंने बनाया था, क्रिएट किया था पाकिस्तान का एज ए इंडिपेंडेंट नेशन, जिन्ना ने, वो इट वाज क्वाइट कंफ्यूजिंग। ऑन वन हैंड इट वाज सेइंग दैट माइनॉरिटीज़ को हक दिए जाएंगे, हिंदुओं का जगह होगी, सिखों की जगह होगी, सिंधियों का कल्चरी उनको भी जगह होगी, बाकी माइनॉरिटीज़ को भी, पारसी भी रह सकते हैं पाकिस्तान में। दूसरे हैंड उन्होंने धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, जो उनकी दूसरी स्पीच हैं, उनको अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने कहा था कि हम ये मुल्क इस्लाम के नाम पे ही बना रहे हैं, और इसमें जो शरिया का जो कानून होगा वो सुप्रीम होगा, और जो मौलाना होंगे उनकी बातें, उनका एहतराम किया जाएगा, उनके आधार पर ही पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया जाएगा। दूसरी तरफ वो ये बातें कह रहे थे। तो जब पाकिस्तान के बनने के समय से ही इतना कन्फ्यूज़न था, इतना विरोधाभास था जिस मुल्क में, तो उसमें फिर हम कैसे उम्मीद करते कि जो बलूचिस्तान को जब एज ए ऑटोनोमस रीजन वो शामिल कर रहे थे, तो उसको इंडिपेंडेंटली अधिकार देते, या उन लोगों की जो एथनिक कल्चर है उसका प्रिजर्वेशन होता। तो अब बलूचों की लड़ाई यही तो है कि जो हम तो एथनिक ग्रुप हैं, हम भले मुसलमान हों, लेकिन हमारी कल्चर, हमारा रहना सहना और हमारे मसले डे टू डे अफेयर्स के, वो पाकिस्तान की स्टेट ने कभी उनको देखा ही नहीं, उनके बारे में सोचा ही नहीं, मदद ही नहीं की। इसलिए हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। 48 के बाद 56 में पाकिस्तान में संविधान लागू हुआ, फिर 58 में आपने बताया कि 58 में वहाँ पर सैन्य एक्शन शुरू हो गया, मार्शल लॉ लागू हो गया। इसके बाद 70 का दशक आता है और वहाँ पर फिर कुछ घटनाक्रम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि 1970s का जो दौर था वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी अहम था।
ये वो दौर था जिसने पाकिस्तान की सूरत बदल दी। 1960s की अगर हम बात करें, 65 में तो पाकिस्तान ने भारत के साथ जंगी मुसल्लत की थी, यानी कि जंगी लड़ाई थी, और उसमें वो दावा ये भी करता है कि हमने उसने जीत हासिल की थी। ये पाकिस्तान का नैरेटिव बता रहा हूँ। इस दौरान अगर आप देखेंगे 1965 का या 70s तक का दौर, उस समय पाकिस्तान की जीडीपी भारत से ज़्यादा थी। पाकिस्तान में जितनी भी नई टेक्नोलॉजी थी, अमेरिकन हथियार थे, वो आ रहे थे। पाकिस्तान को अमेरिका से सोवियत संघ में ना शामिल होने के एवज़ में बड़े बड़े पैकेज मिल रहे थे। और जो जनरल अयूब थे, जो वहाँ डिक्टेटर थे, वो ब्लैकमेल करते थे अमेरिकन गवर्नमेंट्स को, अमेरिकन राष्ट्रपति को, भैया हमें पैसे दो, हम आपका ये काम करेंगे, नहीं करोगे तो सोवियत संघ की कार हमारे दरवाजे के बाहर खड़ी है। तो ये वो दौर था। इसी दौर में जनरल जियाउल हक पाकिस्तान की गद्दी पर काबिज होते हैं, और ये मुल्क वहाँ से इस अगर मुल्क की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब जियाउल हक सत्ता में आए। जियाउल हक के आने के बाद पूरे पाकिस्तान में एक तरह से इस्लामिक राज आ गया। ये ऐसे ही समझिए कि जैसे ईरान में जब कल्चरल रेवोल्यूशन आया 1979 में, उससे पहले ईरान भी एक ओपन सोसाइटी थी। बिल्कुल। और 1977 के आसपास जब ये जनरल जियाउल हक आए तो इन्होंने भी पूरे पाकिस्तान की सूरत बदल दी। ये ब्लास्फेमी लॉ लेकर आए, यानी कि अगर आपने इस्लाम की जरा सी भी कोई आलोचना की या किसी ने झूठा आरोप ही लगा दिया आपके ऊपर, तो आपको तुरंत फांसी की सज़ा हो जाएगी, या आपको जेल लोग ही पकड़ के पीट देंगे, जो आज तक वहाँ पे चल रहा है। सोसाइटी में कट्टरपंथ आया। जितने भी मौलवी मौलाना थे, उनका समाज में रुतबा बढ़ गया, वो अचानक रातों रात वो पावर सेंटर बन गए। फिर जो कश्मीर में जिहाद की फैक्ट्री शुरू हुई, उसकी नींव भी यहीं से पड़ी। और फिर पाकिस्तान के अंदर जो ये चूरन बेचा गया कि हमें मुस्लिम उम्मा के सबसे बड़े मुल्क हैं और पूरे मुस्लिम उम्मा की जो ठेकेदारी है वो हमारे पास है, ये सोच, ये नैरेटिव भी लोगों के जहन में आ गया। फिर इसके साथ ही वहाँ पे जो करिकुलम था, यानी कि जो पाठ्यक्रम था, जो बच्चों को पढ़ाया जाता था, वो भी चेंज कर दिया गया। क्या आपको मालूम है पुनीत, ये मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान के बच्चे हैं उन्हें क्या पढ़ाया जाता है पहली कक्षा के बाद? कुछ आइडिया हो आपको? आज़ादी के बारे में कुछ जानकारी? और बताइए। पाकिस्तान, जहाँ तक मुझे ख़बर है और जो चर्चाएं हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान कभी एक नहीं थे, शुरुआत से ही पाकिस्तान आज़ाद मुल्क था। बिल्कुल पुनीत, इसमें आपकी भी गलती नहीं, मेरी भी नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तान गए नहीं तो हमें पता भी नहीं है कि एक्चुअल क्या पढ़ाया जाता है। पर जो हम सुनते हैं, हाँ, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। वहाँ पे एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है पाकिस्तान स्टडीज़। उस सब्जेक्ट में ये बताया जाता है कि जो हमारा इतिहास, जो हिस्ट्री शुरू हुई वो 1947 से हुई। उससे पहले हम किसी दुनिया से आए थे, हमारा दूसरे इस इंडस वैली सिंधु सभ्यता से कोई ताल्लुक ही नहीं था। ना वहाँ सिंधु सभ्यता पढ़ाई जाती है, ना वहाँ हड़प्पा पढ़ाई जाती है, ना तक्षशिला पढ़ाई जाती है, ना गंगा पढ़ाई जाती है, ना यमुना पढ़ाई जाती है, ना हिंदुओं के बारे में बताया जाता कि हिंदू कौन थे। उन्हें सिर्फ ये बताया जाता है कि मुसलमान इस दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम है, अगर आप मुसलमान हैं तो जन्नत में जाएंगे, और बाकी लोग कहाँ जाएंगे उनके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो पाकिस्तान स्टडीज़ जो इंट्रोड्यूस की वो जनरल जियाउल हक ने की। जनरल जियाउल हक ने पूरा जो करिकुलम था वो ऐसे डिज़ाइन कर दिया कि जो आने वाली नस्लें थी, जो बच्चे पढ़ के निकले, उसके बाद उन्होंने कलम नहीं, हाथों में कलम नहीं थामी, उसके बाद उन्होंने बंदूक ही थामी। और यही वजह है कि 1980 के बाद का जो पाकिस्तान था वो चेंज हो चुका था। पाकिस्तान की सड़कों पे जहाँ तरक्की हो रही थी 1970-75 से पहले, वो मुल्क फिर उसने वहाँ से यू टर्न लेना शुरू कर दिया। तो जब पाकिस्तान ने यू टर्न लिया तो जो पाकी प्रोविंस थे, यानी कि जो बलूचिस्तान थे, 1977 में फिर वहाँ भी एक आज़ादी की फिर से एक तहरीक शुरू हुई। तो जनरल जियाउल हक ने कुल मिला के 11 साल पाकिस्तान पर राज किया। तो जनरल जियाउल हक ने कुछ आज़ादी दी, उनको देने की कोशिश की, लेकिन फिर जब लगा कि जनरल जियाउल हक को कि बलूचिस्तान के जो
कुछ नेता हैं, इनको आज़ादी दे के कोई फ़ायदा नहीं, तो उसने भी फिर थर्ड मिलिट्री ऑपरेशन किया। तो 1948 में, 1958 में और 1977 में कुल मिला के 3 मिलिट्री ऑपरेशंस वहाँ पे किए गए, जिसके बाद बलूचिस्तान को एक तरह से बिल्कुल कुचल दिया गया, कुचल मैश दिया कर गया। दिया। ठीक है, एक चीज़ और जिसका जिक्र आप कर रहे थे, और शुरुआत भी हमने यहीं से की थी कि इतिहास के पन्नों को पलटना ज़रूरी होता है, अपने इतिहास को जानना समझना ज़रूरी होता है, और जो इतिहास मिटा देते हैं तो फिर उनके पास कुछ चीज़ पीछे देखिए और आगे बढ़िए। ये कहा जाता है कि पीछे देखकर आगे बढ़िए कि पीछे वाले ने क्या किया है और उससे आपको सीख मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर 90 का दशक आता है, और 90 के दशक में भी बहुत, और ख़ास तौर पर अगर इस प्रोविंस की बात की जाए, बलूचिस्तान की, तो वहाँ पर एक नई चीज़ें शुरू हो जाती हैं, बीएलए की बात शुरू होने लग जाती है और तमाम चीज़ें, और वहाँ पर विद्रोह जो है वो मन में समाने लगता है कि हमको अब इसके लिए हथियार तक उठाने पड़ेंगे, या राजनीतिक रूप से वो कोशिश करते देखिए, अगर बलूचिस्तान को समझना पड़ेगा तो ये है कि आज तक उस प्रोविंस में, सो कॉल्ड प्रोविंस में, कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं हुई। और जो भी कुछ कुछ सीटों पे या कुछ कुछ पार्टियां कुछ एक अपने दम पे जीत के आए, तो जो पाकिस्तान के हुक्मरान थे उन्होंने बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने वो सरकारें बर्खास्त की। तो इसमें अभी एक जो वहाँ के पॉलिटिशियन थे, जो लास्ट में एक मानता हूँ कि जो लास्ट उनकी लीग है, अताउल्ला मेंगल, वो एक ऐसे नेता हैं मौजूदा समय में जिन्होंने ये कोशिश की कि चलिए, पाकिस्तान की जो सरकार है वो हमें पूरी आज़ादी नहीं दे सकती, हम पाकिस्तान सरकार के साथ मिलके एक सरकार बना सकते हैं। और बलूचिस्तान अवाम पार्टी BAP, तो वो उसके रहनुमा थे, तो उन्होंने ये कोशिश की कि चलिए सरकार के साथ मिलके काम किया जाए। लेकिन जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसको बिल्कुल पपेट ही चाहिए, बिल्कुल जो उनके मुताबिक काम करे। और सबसे बड़ा जो उनका विद्रोह है वो इस बात को लेके है कि बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं, जिसमें ख़ास तौर पे जो CPEC वहाँ से गुजर रहा है, ग्वादर का पोर्ट है, उसका बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान के लोगों के लिए दिया जाए। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो हो सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट से ज़्यादा मजबूत स्टेट से गवर्नमेंट हो जाए और या वो रेबेलियस हो जाए। ठीक उसी तरह जैसे कि बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान जो हैं, जब उन्होंने बहुमत हासिल कर लिया तो फिर वहाँ पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी गई। बिल्कुल, आपने सही पकड़ी बात। जब बंगाली जो पॉपुलेशन थी उन्होंने बहुमत किया, तो जो पंजाब का बेसिकली पाकिस्तान के पंजाब का जो सूबा है वो आज भी पॉलिटिकली सबसे बड़ी पावर सेंटर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का। अब इसे कैसे समझ सकते हैं पुनीत, मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा कि क्वेटा शहर में जितनी भी नेशनल असेंबली है, जो उनकी संसद होती है, कितनी सीटें होंगी? मुश्किल से 2 या 3। लेकिन अगर आप लाहौर रीजन की बात करेंगे, यानी कि अगर लाहौर की बात करेंगे, लाहौर के आसपास जो भी रीजन है 30-40 किलोमीटर में, लाइक ग्रेटर लाहौर की बात करें, तो उसमें 16 नेशनल असेंबली की सीटें हैं। तो वेटेज कहाँ हुआ? वेटेज हुआ पंजाब प्रोविंस में। बिल्कुल। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, इस्लामाबाद, ये वो हलके हैं, वहाँ पे नेशनल असेंबली की अगर सीटों की बात करेंगे तो वहाँ सबसे ज़्यादा सीटें निकलेंगी। तो जो पॉलिटिशियन है, जो पूरा पावर सेंटर है, जो शुरू से रहा भी है, वो कहेगा कि भाई मैं पंजाब को सेट कर लूँ, बलूचिस्तान से मैं 16 सीटें जीत के आऊँगा पूरे बलूचिस्तान में, इतनी पॉपुलेशन ही वहाँ पे नहीं है, तो मैं उसे क्यों भाव दूँ? उसका कोई रेलेवेंस क्या है? मुझे तो, अगर मैं अपना जितना भी मेरे पॉलिटिकल माइट है, ताकत है, वो मुझे अगर पंजाब प्रोविंस को सेटल करने में निकल जाए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये वजह है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि बलूचिस्तान कुल मिलाकर एक अलग थलग, एक मुल्क में होते हुए भी उसको अलग थलग रखा गया, और उसके जो खनिज हैं उसका दोहन तो किया गया, लेकिन क्या उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ जो हैं वहाँ पर उसकी वजह से ये सब हुआ? अगर वो हरा भरा खूबसूरत वहाँ पर पानी होता और बाकी चीज़ें होती, तो क्या तस्वीर कुछ और हो सकती थी, या फिर तस्वीर तब भी वही होती जो अब है? देखिए, पॉपुलेशन वहाँ पे बलूचिस्तान में कम है, तो जो उसका पॉलिटिकल वेटेज है वो कम है। पंजाब में पॉलिटिकल पॉपुलेशन ज़्यादा है, और ख़ासतौर पर पंजाबी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनका पॉलिटिकल वेटेज ज़्यादा है। तो जो पूरे
पाकिस्तान में जो डोमिनेट करता है वो पंजाब प्रोविंस करता है। तो बलूचिस्तान हरा भरा होता या उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती तो वो होता तो फ़र्क पड़ता, लेकिन ऐसा है नहीं, हकीकत तो नहीं है। अब हकीकत ये है कि बलूचिस्तान सबसे बड़ा रीजन है पाकिस्तान का, लेकिन बावजूद इसके वो उसमें पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है उतनी ज़्यादा नहीं है, तो पॉलिटिकली भी उसका वेटेज कम है। दूसरा, बलूचिस्तान के जितने भी लोग हैं उनकी अपनी कल्चर है, उनकी बलूचिस्तान पूरा एक हिस्सा अफ़गानिस्तान में है, एक हिस्सा ईरान में है और एक हिस्सा पाकिस्तान में है। तो जब 3 हिस्सों में ये पूरा डिवाइडेड है, लेकिन जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है उसमें जो उनके लोगों की मांग है, उनका कहना है कि हम कलात रीजन से लेके जब अंग्रेज़ों के साथ हमने लड़ाई लड़ी जिसमें अंग्रेज़ों ने कब्जा किया, उससे पहले हमने 1650 ईस्वी के आसपास भी हमने लड़ाइयाँ लड़ी, हम तब से इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ पे महमूद गजनवी आया तो गजनवी इस रीजन से होते हुए सीधे आगे चला गया, पंजाब चला गया, नॉर्थ इंडिया चला गया, लेकिन उसने इस बलूचिस्तान रीजन को कुछ इस पे टच नहीं किया। तो उनका कहना ये है कि हमारा पूरी इंडिपेंडेंस का इतिहास रहा है और इस रीजन को हम अपनी आज़ादी की लड़ाई को जारी रखेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान का जो पंजाबी इलीट है, जिसको हम इलीट बोलते हैं, यानी कि जो वडेरे हैं बड़े बड़े, उनका पंजाब पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे कब्जा है, पूरे संसाधनों पे कब्जा है। ठीक है। तो वो बलूचिस्तान हो या सिंध हो या खैबर डोमिनेटिंग पख्तूनख्वा, पोजीशन, तो उनको डोमिनेट करते हैं। ठीक है, डोमिनेट पोजीशन में हैं वो। अब अभी के दौर की बात करते हैं, हम चलते चलते अभी के दौर में आ गए हैं। बीएलए ने हथियार भी उठा लिए हैं, एक ट्रेन को हाईजैक करना, सेना के ऊपर लगातार अटैक करना, ये अभी के दौर में जो हमलों में तेज़ी आई है, ये क्या बताती है और ये कहाँ ले जा रहा है इस इलाके को? देखिए, स्टेट जब चाहता है कि मुझे किसी को कुचलना है तो कुचल सकता है। इसमें मैं कोई दो राय नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान की आर्मी अपने सारे संसाधन लगाएगी, रिसोर्सेज लगाएगी बलूचिस्तान में और तबाही मचा सकती है। लेकिन एक फ़ायदा बलूचिस्तान के लोगों को ये है कि एक तो पूरी दुनिया में अब उनके मुद्दों को रखा जा रहा है, लोग जानने लगे हैं कि बलूच लोगों के साथ क्या हो रहा है। दूसरा, जो वहाँ का पहाड़ी इलाका है, लो इंटेंसिटी वॉर अगर हम बात करें तो वो कई सौ साल तक चल सकती है। अगर बलूचिस्तान के लोग चाहेंगे तो लो इंटेंसिटी वॉर कम से कम अगले 20-25 साल भी चल सकती है। भले ही पाकिस्तान आर्मी को ज़्यादा नुकसान ना हो, लेकिन जो माहौल है इन्वेस्टमेंट का जो चाहता है पाकिस्तान, वो तो नहीं होगा। क्योंकि ये ज़रा उदाहरण से समझिए कि अगर हर 3 महीने पे एक छोटा भी धमाका हो जाएगा सीपैक के सड़क पे या आसपास कहीं बंदरगाह पे, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो प्रभावित हो गई। अशांति छाएगी, असुरक्षा की परिस्थितियां यहाँ पर, हालात जो हैं वो यहाँ पर बनेंगे, जाहिर तौर पर ये परिस्थितियाँ बनेंगी और अभी यही परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। तो हम इतिहास के पन्नों से लेकर चलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको ये हमारी चर्चा कैसी लगी? आपको कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आपको इस मामले में क्या लगता है। इस मामले में आपको अगर कोई और अधिक जानकारी चाहिए तो वो भी आप इस कमेंट के ज़रिए हमको बता सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो गया ज़ाहिर तौर पर, लेकिन चर्चा ये ज़रूरी भी थी, तो इसलिए आज हमने बातचीत की है, आपके लिए हम लेकर आए। इसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।